हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिडियाज एकेडमी में। और मैं आपका इंग्लिश टीचर। जी हां, इंग्लिश टीचर बोलना बच्चे गलत होता है। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आमतौर पर हम लोग यही बोल देते हैं, मैं आपका इंग्लिश टीचर हूं, तो ये बिल्कुल कहना गलत हो जाएगा। कभी भी किसी सब्जेक्ट के टीचर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? टीचर ऑफ, और फिर उस सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ रीजनिंग, टीचर ऑफ फिजिक्स, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, वट एवर। तो इस तरह की बहुत सारी बातें बच्चे इस बैच में हम लोग करते रहेंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जो सबके कहीं ना कहीं जहन में रहता है, दिल में रहता है, दिमाग में रहता है, जब भी आप इंग्लिश स्टार्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहला एक टॉपिक या तो नाउन ही माइंड में आता है, या फिर सेकेंड इज टेंस। तो इस टेंस को बच्चे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है सभी का इस टेंस चैप्टर में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेंस के साथ साथ मैंने एक और शब्द लिखा है यहां पर, टाइम। बचपन में जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ा करते थे तो हमेशा ये टॉपिक टाइम एंड टेंस, याद आ रहा है, टाइम एंड टेंस को रिप्रेजेंट किया करता था। तो क्यों टाइम और टेंस दोनों को एक साथ रखते थे? क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेड टर्म्स हैं, तो इन्हीं को जानेंगे। देखिए, आमतौर पर टाइम की अगर मैं बात करूं तो होता है समय, दैट इज काल, है ना, कहते हैं ना काल चक्र, समय का चक्र। तो जो समय है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो बीत गया दैट इज पास्ट, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है दैट इज फ्यूचर, जो कि अनसर्टेन होता है ना। पास्ट सर्टेन होता है, प्रेजेंट सर्टेन अनसर्टेन दोनों हो सकता है, ठीक है, बट फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। हम मतलब श्योरली किसी चीज को नहीं कह सकते कि ये चीज होगी ही होगी, है ना, अनसर्टेन है। बहुत सारी चीजें जो रेगुलर फॉर्म में रहती है, साइंटिफिक फैक्ट है, वो हमेशा रहेंगे। बट मैंने कहा राहुल कल आएगा, सर्टेन नहीं है, 100% श्योर नहीं है हम इस चीज को लेकर। आएगा, पॉसिबिलिटीज है, हाई पॉसिबिलिटी है, बट श्योरिटी नहीं है बच्चे, है ना। तो ये हुआ हमारा टाइम। बात करते हैं टेंस की। तो टेंस एक जो वर्ड है, इसका मतलब मीनिंग जो है वो क्या है? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम। डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, वर्ब के अनुसार, है ना, सॉरी, समय के अनुसार डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अनुसार जो वर्ब का अलग अलग तरह से यूज कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उसी को हम लोग क्या बोल देंगे भाई? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंस। जैसा कि आप देखें, मैंने लिखा आई ईट फूड, है ना, आई एट फूड, आई विल ईट फूड। सभी में एक चीज कॉमन है, आई और फूड। आप देख रहे हैं डिफरेंस है तो ईट का है, एट का है, और विल ईट का है। ईट, एट और विल ईट, इट मींस हमारी सिर्फ वर्ब चेंज हुई है बच्चे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ वर्ब चेंज हुई है। इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। सिर्फ क्या बदला हम लोगों ने इन सेंटेंस में? वर्ब को, और टेंस चेंज होता चला जा रहा। वही हमने कहा, टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार वर्ब का अलग अलग तरह से यूज करना ही टेंस कहलाता है। तो इसमें एक चीज ये भी समझ में आई, टेंस और टाइम में ज्यादा वेटेज, ज्यादा वैल्यू किसकी है? समय की। समय बलवान होता है ना, कहते हैं ना, समय सबसे बलवान है, समय सब कुछ करा सकता है। तो वही चीज है, टाइम एंड टेंस में ज्यादा वेटेज, ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी किसके लिए है? टाइम। तो टेंस टाइम के हिसाब से चेंज किया जाएगा, है ना, और समय चेंज नहीं किया जा सकता टेंस के हिसाब से। तो चेंज कौन होगा? टेंस चेंज होगा। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं टाइम एंड टेंस, ठीक है, तो टोटल टेंसेस जो होंगे, टोटल टेंसेस जो हैं वो आपके कितने हैं? कितने हैं मेरे बच्चे? वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। टोटल टेंसेस हमारे कितने हैं? 12 तरह के होते हैं, 12 टाइप्स के, है ना। और अगर हम वैसे टेंस को डिवाइड करें, टेंस को डिवाइड अगर वैसे हम लोग करें बच्चे, तो 4 अलग अलग तरह के टेंस होते हैं। 4 अलग अलग तरह के टेंसेस कौन से होते हैं? एक बार फटाफट से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम लोग। टेंस कितने तरह के होते हैं? हमने कहा 4 तरह के होते हैं, है ना। फिर टाइम के साथ जोड़ देंगे तो 12 तरह के आ जाएंगे। वैसे ही ये 4 तरह का होता है। एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, अगर मैं बात करूं, पहला होता है
indefinite, continuous, perfect, and fourth is perfect continuous. चार तरह के टेंसेस हुए, वन इज इंडेफिनिट, वन इज कॉन्टिन्यूस, वन इज परफेक्ट. अब इंडेफिनिट कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनिट वो होता है जहां पर एक्शन हमारा क्या हो, एक्शन क्या हो भाई हमारा? अनसर्टेन. एक्शन क्या हो हमारा? अनसर्टेन. क्या हो एक्शन हमारा? अनसर्टेन, है ना. अनसर्टेन होगा हमारा, तो फिर हम लोग उसको क्या बोल देंगे? उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनडेफिनिट, है ना. जैसे कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं. कब खाता हूं, कब खाया, कुछ अंदाजा नहीं रहता इसका ना. आई एट फूड, मैंने खाना खाया. कब खाया, कुछ एक्शन का एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा कि वो चल रहा है, हो गया, इस तरह से. ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनडेफिनिट, है ना. इनडेफिनिट एक्सप्रेशन बोलते हैं. कॉन्टिन्यूस की बात करें, कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इट मींस ये प्रोग्रेस को दिखाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनकम्प्लीट को दिखाता है. कहने का मतलब है या तो काम चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, या फिर वो काम इनकम्प्लीट है. कॉन्टिन्यूस है तो अपने आप में ये बात समझ में आ रही है कि वो इनकम्प्लीट होगा ही होगा. और अगर कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस है तो याद रखना उसमें हमेशा और हमेशा हम लोग किसका यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस. ठीक है, बात करते हैं परफेक्ट की. बच्चे बात करते हैं परफेक्ट की. बात अगर हम परफेक्ट की करें, ठीक है, बात अगर हम परफेक्ट की करें तो बच्चे परफेक्ट क्या होता है देख लेते हैं एक बार. कंप्लीट को दिखाता है. परफेक्ट की बात अगर हम करें तो ये कंप्लीट को दिखाता है. ठीक है, और याद रखना कभी भी कोई परफेक्ट टेंस होगा, कभी भी कोई परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हैज आए, या फिर हैव आएगा, या फिर हैड आएगा. इन तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा जरूर. और इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज किया करते हैं. थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज किया करते हैं. कहने का मतलब है हैज आएगा, हैव आएगा, या फिर हैड आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में हैव आ जाता है. ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन को शो करता है, कंप्लीट को दिखाता है. कोई काम कंप्लीट हो जाएगा तो परफेक्ट टेंस आएगा. कॉन्टिन्यूस है तो प्रोग्रेस इनकम्प्लीट है तो फोर्थ फॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा. अब एक टेंस है, अब एक टेंस आपके सामने है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेंसेस है ना. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप जानते हैं परफेक्ट की वजह से हैज, हैव या फिर हैड का यूज करेंगे. ठीक है, और कॉन्टिन्यूस की वजह से, कॉन्टिन्यूस की वजह से मेरे बच्चे फोर्थ फॉर्म का आप लोग यूज करेंगे. ठीक है, आप जानते हैं हैज हैव हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म. फोर्थ फॉर्म तो नहीं आती. तो इसी के लिए एक चीज यहां पर ऐड कर दी जाती है. क्या? बीन. क्या ऐड कर दिया जाता है? बीन. तो हैज हैव हैड आएगा, बीन आएगा, और फिर फोर्थ फॉर्म आ जाएगा. हैज हैव हैड के बाद बीन प्लस में फोर्थ फॉर्म का हम लोग यूज कर लेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. दो टेंसेस को मेरे बच्चे जोड़ने का ऐसी क्या नीड आई, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि हमें दो अलग अलग टेंसेस को जोड़ना पड़ा, है ना. दो अलग अलग टेंसेस को जोड़ना पड़ा, ऐसी क्या नीड है? तो देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. I have been playing cricket for 2 hours. ठीक है, I have been playing cricket for 2 hours. बहुत ध्यान से देखना, समझना. यहां पर have been playing है. have been playing अपने आप में क्या है? चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है. ठीक है ना. और for 2 hours मेरे भाई इसमें एक चीज कंप्लीट हो गई है.
क्रिकेट खेलते खेलते कितना समय हो गया है? क्रिकेट खेलते खेलते कितना समय हो गया है? यू कैन से 2 घंटे मेरे बच्चे कंप्लीट हो गए। इट मींस जो टाइम है हमारा वो क्या हो गया है? जो टाइम है बच्चे वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और जो एक्शन है, जो एक्शन है वो अभी भी क्या है? जो एक्शन है बच्चे वो अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट। इट मींस टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्शन इनकम्प्लीट हो गया है। तो एक चीज कंप्लीट हो गई, एक चीज इनकम्प्लीट रह गई। इसी के लिए हम लोगों ने टेंस जो लिखा वो क्या लिख दिया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम लोगों ने यहां पर परफेक्ट की भी बात की और कॉन्टिन्यूस की बात की, क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसीलिए प्रेजेंट की बात कर दी। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? देखिए हैज हैव में कुछ यूज हुआ, बीन आया और आईएनजी फॉर्म भी आ गई, सारी कंडीशन पूरी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्या नीड थी, व्हाट इज द नीड, जो जरूरत है वो क्या जरूरत है कि भाई ऐसा प्रेजेंट इनडेफिनेट में हम लोगों ने यूज कर लिया, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने की नीड क्या थी? वो नीड बच्चे हम लोगों ने समझी है ना, नीड क्या थी वो हम लोगों ने अच्छे से समझी। ठीक है चलिए अब बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या? टाइम एंड टेंस। जब टाइम और टेंस को जोड़ेंगे, क्योंकि भाई देखो टेंस हुए कितने तरह का? टेंस हुआ बच्चे कितने तरह का? 4 तरह का ना। टेंस हुआ बच्चे 4 तरह का। टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम हुआ 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? तो टोटल एक्सप्रेशन टाइम और टेंस के कितने आए? 12। 3 टाइम के हिसाब से देखो, ये प्रेजेंट के हिसाब से हो जाएगा आपका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट। और ये क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर। ठीक है ना। तो 4 टेंस आपके प्रेजेंट के बन गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम ही तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम इसी तरह से फिर हम लोगों ने देखा फ्यूचर के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चले भाई आगे। अब 2 चीज याद रखनी है बच्चे, 2 चीज याद रखनी है फॉर टेंसेस। टेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर है ना, हेल्पिंग वर्ब एंड स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हेल्पिंग वर्ब एंड स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के टेंस को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो? किसी भी सेंटेंस के टेंस को मेरे बच्चे आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर उसके स्ट्रक्चर को देखकर करते हैं ना, स्ट्रक्चर को देखकर करते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती हैं? ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शेल हालांकि मॉडल है बट कोई नहीं, इंक्लूड कर लिया क्योंकि फ्यूचर में यूज होता है। तो ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको पता होनी चाहिए कौन किस टेंस में आता है। स्ट्रक्चर मेरे बच्चे 3 तरह का होगा, हर टेंस के 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात होगी। वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव एंड वन इज इंटेरोगेटिव। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा और एक इंटेरोगेटिव होगा। 3 अलग अलग तरह के मेरे बच्चे क्या होंगे? स्ट्रक्चर होंगे हर सेंटेंस का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे ही तमाम 12 तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे याद रखना हर एक टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए है, वॉज, वर पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए है, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, हैड पास्ट परफेक्ट के लिए है, डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, डिड पास्ट इंडेफिनिट के लिए, विल, शैल पूरे टेंस के लिए है, पूरे फ्यूचर टेंस के लिए है। ठीक है, तो ये याद रखने बच्चे है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सबसे पहला हमारा टेंस आता है, सबसे बेसिक टेंस हमारा आता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वन इज डू एंड वन इज डज। 2 हेल्पिंग वर्ब है। डू आप जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा और डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाएगा। 2 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, 2 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, है ना। कौन कौन सी? डू और डज। डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही डू या डज नॉट लाइक मोहित।
डू या डज नॉट लाइक मोहित, तो ही अगर बात कर दी है ना, तो ही के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डज। डू का यूज नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। ठीक है, ही सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हुआ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हुआ करते हैं बच्चे, वो एक बार देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हुआ करते हैं आमतौर पर, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, शी, इट, कोई नाम, या फिर सिंगुलर नाउन। ठीक है भाई तो ही हमारा सिंगुलर हुआ करता है, तो इसीलिए इसके साथ डज का आप लोग यूज करेंगे, डज का आप लोग यूज करेंगे। और अगर मैं कह दूं दे डू या डज नॉट सपोर्ट अस, दे डू या डज नॉट सपोर्ट अस, तो डज ना होकर डू का हम लोग यूज करेंगे, डू का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो दे डू नॉट सपोर्ट अस, दे डू नॉट सपोर्ट अस। ठीक है दे डू नॉट सपोर्ट अस। क्लियर है इतना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भाई, हेल्पिंग वर्ब दो ही, डू और डज। ठीक है, डू सिंगुलर के साथ, सॉरी डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। एग्जांपल से हम लोगों ने समझा। अब बात आती है फॉर्मेशन की, स्ट्रक्चर की, है ना। तो तीन स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है ना। बात करें नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट के साथ डू डज लगेगा, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव के लिए हो जाएगा। इंटेरोगेटिव के लिए डू डज शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो तीनों फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, तीनों फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, है ना। तो डू डज के साथ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेटिव, ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया केस। जैसे मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, फिर कहा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, डज ही प्ले क्रिकेट। इजी है, आसान है भाई। अब बात आती है कि इस तरह की फॉर्मेशन, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग यूज करें तो करें कहां पर, है ना। तो देखिए भाई, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां कहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, किन किन प्लेसेस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज आप लोग कर सकते हैं, तो देखेंगे भाई। कभी भी कोई रेगुलर एक्शन हो, कोई रेगुलर एक्शन हो बच्चे, या फिर हो इररेगुलर एक्शन, ठीक है, या फिर हमारा हो डेली एक्शन, डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन। अगर हमारा रेगुलर एक्शन है कोई, है ना, इररेगुलर एक्शन है, डेली एक्शन है, डेली रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है ना, रिपीटेड एक्शन है, आप लोग लिख सकते हैं। रिपीटेड एक्शन जो बार बार हो रहा हो, है ना, बार बार रिपीट हो रहा हो, उसकी भी बात कर सकते हैं बच्चे, है ना, रिपीटेड एक्शन। तो रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, डेली एक्शन, डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, इस तरह के केसेस में बच्चे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ये सेंटेंस पूछा जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर यहां पर तो गॉट को हटाओ, गॉट को हटाओ सर, और क्या कर दो
गेट, क्योंकि हम लोगों ने रटा हुआ है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे ही बोलना है ना, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। यहां पर ये जो सेंटेंस था ना, ये सेंटेंस ऑलरेडी सही था, ये सेंटेंस बच्चे ऑलरेडी सही है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गॉट जो है वो यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी सेकंड फॉर्म को, ठीक है। और वो आपकी सेकंड फॉर्म की अगर मैं बात, वो आपकी सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन टाइम एक्शन, एक बार के एक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है, एक बार के एक्शन को मेरे बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक बार के एक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वन टाइम एक्शन को दिखाएगा, एक बार हुआ है जो। तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब मैं सुबह जल्दी उठा। किसी ने मेरे से पूछा कि सर कब उठे, मैंने कहा सुबह जल्दी उठा, तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। बट अगर इसी सेम सेंटेंस में, अगर इसी सेम सेंटेंस में डेली वर्ड ऐड कर दें, तो अगर इसी सेंटेंस में डेली वर्ड ऐड कर दें तब ये गॉट गलत हो जाएगा। तब क्या कहना सही होगा, गेट। तब क्या कहना सही होगा बच्चे, गेट। तो अब देखो फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हुई कि भाई डेली अगर आ जाता है, डेली शब्द का अगर हम यूज कर लेते हैं तो फिर उस केस में हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि डेली शब्द से हमें बाद में समझ में आ गया कि डेली रूटीन या डेली एक्शन की बात हो रही है, डेली रूटीन या फिर डेली एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो अपने आप में डेली वर्ड की बात करता है कि रेगुलर एक्शन की, ठीक है। अगर डेली नहीं था तो फिर गॉट, गॉट बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं सुबह जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ मैं रोज जल्दी उठता हूं, ये डेली एक्शन, रिपीटेड एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है ना, तब हम गेट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। फिर मैंने कहा आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, तो ये गॉट गलत हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, गेट। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई भाई। तो इसका मतलब यहां पर इन्फ्लुएंस किसका था, डेली का। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारी मदद कर दिया करते हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं बच्चे जो हमारी मदद कर देंगे। वो शब्द कौन कौन से देख लो, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये कुछ शब्द हैं जो हमारी मदद कर देंगे, डेली, always, often, usually, regularly, sometimes, generally, occasionally, never, seldom, hardly, scarcely, barely, rarely, every Sunday, every week, every year, है ना, whenever, whenever, usually, है ना, usually। तो ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चे जो कहीं ना कहीं हमारी मदद कर देते हैं कि सेंटेंस कौन सा टेंस में रहना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है इन शब्दों का कि आप लोग समझे कि ये इन वर्ड्स का कॉपीराइट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इन शब्दों का ये कॉपीराइट हो गया कि ये वर्ड जहां पर भी आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ऐसा नहीं। मोस्टली आते हैं। दे आर सम की वर्ड्स दैट हेल्प अस टू मेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हमें याद रहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहता है, रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो डेली आया ना, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, गेट। अब देखो एक सेंटेंस और मैं दिखा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर मैंने कहा आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ही डेली आया, आपने कहा सर ये हटाओ जी, गॉट क्या लगाओ, गेट, ठीक है। बात समझ में आई, ये क्लियर हो गया, चलो जी। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं क्या, आई गेट। बट अगर ये सेंटेंस मैं आपसे कह दूं, व्हेन आई वॉज इन आगरा, व्हेन आई वॉज इन आगरा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली।
मुझे बताएं, क्या ये प्रेजेंट की बात भी कर रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये तो प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहा। भाई ये एक्सप्रेशन तो प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बात ये किसकी कर रहा है? भाई बात ही किसकी कर रहा है मेरे बच्चे? ये तो पास की कर रहा है। जब मैं आगरा में था तब जल्दी उठा करता था, रोज जल्दी उठा करता था। तो भाई साहब भले ही यहां पर डेली शब्द है, बट ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है भाई, ये किसको दिखा रहा है? पास्ट हैबिट। तो प्रेजेंट तो आ नहीं सकता इसमें। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हम लोग गेट अप को हटाकर ऐसे सिचुएशन में यूज्ड टू गेट अप क्या करेंगे भाई? पास्ट हैबिट को कौन दिखाता है? पास्ट हैबिट को कौन दिखाता है मेरे बच्चे? पास्ट हैबिट को कौन दिखाता है? यूज्ड टू। पास्ट हैबिट को कौन दिखाता है बच्चे? यूज्ड टू। ठीक है, तो हम लोग यूज्ड टू का यूज कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे भाई। व्हेन आई वॉज इन आगरा, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं मेरी? चलिए भाई, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, डेली की वजह से, डेली की वजह से बच्चे क्या आ गया? गेट आ गया, है ना। अब देखो वही चीज है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली व्हेन आई वाज इन आगरा। ठीक है, तो यहां पर गेट नहीं, यहां पर क्या होगा? अभी हम लोग सीख कर आए हैं यूज्ड टू गेट अप। तो ऑल थ्री सेंटेंसेस हैव डिफरेंट मीनिंग, तीनों सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग। आज सुबह जल्दी उठा, मैं रोज जल्दी उठता हूं, और जब मैं आगरा में था तो जल्दी उठा करता था। ठीक है, तीनों सेंटेंसेस का मेरे बच्चे मीनिंग क्या है? अरे बोल नहीं रहे, तीनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से क्या है बच्चे? डिफरेंट है। ठीक है, चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। वेन एवर आई गो टू मुंबई आई स्टेड इन 5 स्टार होटल। जब भी मैं मुंबई जब भी मैं मुंबई जाता हूं 5 सितारा होटल में रहता हूं। ये एक आदत है प्रेजेंट की मेरे बच्चों। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में स्टेड नहीं, क्या करेंगे? आई स्टे। आई स्टे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? एक प्रेजेंट हैबिट है। क्या है भाई? प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट की हैबिट है। वेन एवर आई गो टू मुंबई आई स्टे इन 5 स्टार होटल, आई स्टे इन 5 स्टार होटल। आगे बढ़ते हैं। वेन एवर आई वेंट टू मुंबई आई स्टेड इन 5 स्टार होटल्स। अब ध्यान से देखेंगे, ये अब पास्ट हैबिट की दिखा रहा है भाई। इंसान आज से पहले की भी तो आदत को दिखा सकता है। आज से पहले जब भी मैं मुंबई गया 5 स्टार होटल में रहा, 5 स्टार होटल में रहा। तो भाई आदत तो प्रेजेंट की भी हो सकती है। देखो, जब मैंने कहा मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, अगर रोज वर्ड आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि कोई कॉपीराइट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं पास में भी तो दिखा सकता हूं। जैसे मैंने कहा जब मैं मुंबई में था, जब मैं मुंबई में था तो रोज जल्दी उठता था। इसका मतलब अब मैं ना तो मुंबई में हूं, ना ही उस आदत को दिखा रहा हूं। इट मींस पास्ट की आदत को दिखाया जा रहा है। पास्ट की आदत मेरे बच्चे प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी। जैसे मैंने कहा मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, इसका मतलब क्या है? बचपन में खेलता था, अब नहीं खेलता। तो आदत तो बच्चे पास्ट की भी हो सकती है और प्रेजेंट की भी हो सकती है, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी हो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, अगले साल जब मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं जिम ज्वाइन करूंगा, जिम जाऊंगा रोज। इट मींस फ्यूचर में भी किसी आदत को दिखा रहे हैं। तो डिपेंड करता है आदत को कैसे दिखा रहे हैं आप, है ना। इट प्योरली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है ना। तो सिचुएशन यहां पर क्या है? वेन एवर आई वेंट टू मुंबई आई स्टे इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, ये जब भी आज से पहले मुंबई गया 5 स्टार होटल में रहा। तो वेन एवर आई वेंट टू मुंबई आई स्टेड नहीं, अब पास्ट की हैबिट को दिखाना है। पास्ट की हैबिट आप जानते हो कैसे दिखाते हैं? आपके पास यूज्ड टू एक एक्सप्रेशन है, या फिर वी कैन यूज वुड एज वेल। पास्ट की किसी हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं खेला करता था, अब नहीं खेलता, अलग बात है। ठीक है, तो यहां पर आप यूज्ड टू बोलो या फिर वुड बोलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यूज्ड टू स्टे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया, माई वाइफ इज पेंटिंग फर्नीचर वेन एवर शी गेट्स टाइम। जब भी मेरी वाइफ को समय मिलता है वो फर्नीचर का नाश कर देती है। ठीक है, चलो जी देखो फटाफट से देखेंगे। ये बेसिकली क्या है? एक समय मिल रहा है बच्चे किसी को, और वो
कोई हैबिट को परफॉर्म कर रहा है, किसी को समय मिल रहा है, वो कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, माय वाइफ इज पेंटिंग फर्नीचर व्हेनेवर शी गेट्स टाइम, ये एक प्रेजेंट हैबिट को दिखा रहा है, ठीक है। और हैबिट को, प्रेजेंट हैबिट को, हैबिचुअल एक्शन को आप जानते हैं कि किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां पर नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग क्या यूज करेंगे, माय वाइफ पेंट्स फर्नीचर व्हेनेवर शी गेट्स टाइम, जब भी उसको समय मिलता है वो पेंट करती है, ठीक है। अब इस सेम सेंटेंस को हम लोग पास्ट में भी तो लिख सकते हैं, जब भी मेरी वाइफ को समय मिला उसने पेंट करा। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दिखाना हो तो वो पास्ट हैबिट की बात करेगा। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट हैबिट को दिखाया, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए फिर वही चीज यूज्ड टू लिख दो। जल्दी से बताएंगे क्या होगा, माय वाइफ पेंटेड फर्नीचर व्हेनेवर शी गॉट टाइम। फटाफट से बताएंगे, गॉट टाइम को थोड़ा सा आप लोग स्पेस करके लिख लेंगे, तो पेंटेड नहीं, क्या हो जाएगा, यूज्ड टू पेंट। माय वाइफ यूज्ड टू पेंट फर्नीचर व्हेनेवर शी गॉट टाइम, जब भी उसको समय मिला उसने फर्नीचर को पेंट किया, ठीक है। तो हम यही सीख रहे थे कि ये जो व्हेनेवर है ना, इसका ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है, या फिर ये जो वर्ड्स अभी हम लोगों ने देखे, इनका कोई ऐसा कॉपीराइट नहीं है कि हम लोग ये वर्ड्स देखें और आंख बंद करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दें। तो ऐसा कभी कभी गलत भी हो जाता है। जैसे मैंने कहा, आई हैव नेवर सीन हर इन माई लाइफ, मैंने उसको अपनी लाइफ में देखा ही नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, अब यहां पर मैंने किसका यूज किया, नेवर का, है ना। हालांकि मैंने नेवर यहां पर लिख रखा है कि नेवर अगर आता है तो आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं, बट ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है बच्चे। बस यही मैं समझा रहा था कि ये शब्द जो आ जाएंगे मैक्सिमम केसेस में, मान लो 95% केसेस में तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, है ना। क्योंकि जो ग्रामर हम लोग करते हैं ना, जो ग्रामर आप लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो कैसी इंग्लिश है, फंक्शनल है। उसके फंक्शन से पता लगेगा कि क्या फंक्शन है। अप्लाइड ग्रामर पढ़ रहे हो आप, जो अप्लाई करने के बाद पता लगता है कि वो एक्चुअल में है क्या, है ना। हम ऐसा नहीं कि आंख बंद करा और कुछ भी कह दिया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि लाइक का मतलब मुझे बताओ, अब लाइक का मतलब आप डायरेक्टली बता भी देते हैं बहुत सारे बच्चे। मैं पूछूं लाइक का मतलब क्या हो, तुरंत बता देंगे पसंद करना। तो ये गलत हो सकता है बच्चे, क्योंकि हम लोग जो ग्रामर कर रहे हैं ना, वो कैसी ग्रामर, अप्लाइड। आप कहोगे सर अप्लाई करो सेंटेंस में, तब बताऊंगा मैं। और मैंने अप्लाई करने के बाद मैंने सेंटेंस बनाया आपके सामने, ही इज लाइक माई ब्रदर, तो जो आपने मीनिंग दिया वो तुरंत गलत हो गया। इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं पसंद करना। यहां पर इस लाइक का जो मतलब है, अप्लाई करने के बाद, फंक्शन के बाद मुझे पता लगा कि वो मेरे भाई जैसा है। लाइक के दो मीनिंग होते हैं, एक तो पसंद करना और एक जैसा। तो यहां पर अप्लाई होने के बाद या उसके फंक्शन से, इसीलिए मैंने उसको फंक्शनल ग्रामर या फिर अप्लाइड ग्रामर का नाम दिया, ठीक है। तो ये अप्लाइड ग्रामर रटने से काम नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि इंग्लिश में आप रटने से काम अगर करना चाहोगे तो मानकर चलें कि ऐसा गड्ढा तैयार कर रहे हो जिसमें आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको ही करना है। तो इसीलिए एक अच्छा रास्ता तैयार करें, स्मूथ सा रास्ता तैयार करें, जिसमें आप कभी गिरे ना, कोई गड्ढा ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम रहेगी कि गुरुजी ये तो पढ़ने में ठीक लग रहा था, ये जच रहा था, मैंने तो आंसर ये लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि पढ़ने में ठीक लग रहा था, या ये पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा था, जच नहीं रहा था। तो ऐसे जचने और अच्छा लगना, है ना, इसका कोई काम नहीं है अप्लाइड इंग्लिश में, ठीक है। तुक्के नहीं मारने में। चलिए, तो यहां तक की बातें क्लियर हुई कि ये जो वर्ड्स हैं, यही मैंने समझाया, व्हेनेवर का यूज प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कहां यूज होता है। आप जानते हैं एक एक्सप्रेशन है यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ अपने आप में वो एक्सप्रेशन होते हैं जो साइंस ने प्रूव कर दी हो, साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स को ही आप लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। हालांकि इस पर डिबेट की जा सकती है कि सर सन तो राइज ही नहीं होता। भाई फैक्ट है ना, बचपन से आपको छोटी क्लासेस में यही सिखाया गया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकंड थर्ड में, जब आप 6th 7th में आ गए तो आपको समझाया गया कि नहीं बच्चे, सूरज राइज नहीं होता, धरती घूमती है ना। बट फिर भी मैं इसको यूनिवर्सल कैटेगरी में रख रहा हूं। रीजन, क्योंकि हमें ऐसा होता हुआ दिखाई तो देता है ना। हालांकि इसके पीछे साइंस ने अपनी एक थ्योरी दी है कि अर्थ घूम रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं, बट ऐसा आपको रोज होता हुआ दिखता है। इसीलिए बहुत सारे ग्रामेरियंस इसको किस में रख लेते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। और कहीं ना कहीं सही है रखना। दूसरा आता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, या फिर रोटेट अपनी एक्सिस पर होती है, ये भी साइंस ने प्रूव किया है। सोडियम रिएक्ट्स विद एयर, सोडियम जो है वो एयर में एयर के साथ रिएक्ट कर देता है,
इसीलिए उसको केरोसिन में ही रखा जाता है। तो ये सब क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, साइंस ने प्रूव कर रखे हैं। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने नहीं बता दिया कि बस मेरा मन कर रहा था मैंने बता दिया, ये प्रूव्ड चीज है, ठीक है ना। ये आज भी ऐसी है, 1000 साल बाद भी ऐसी रहेगी, 1000 साल पहले भी ऐसी थी, तो हमेशा ऐसी रहेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स को बोलेंगे, ठीक है। जो भी साइंस है, जैसे मैंने कहा द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, किसी राइटर ने बोल दिया या फिर किसी पोएट ने कह दिया कि सन स्टार था जी, ये प्रूव्ड है ये चीज। सूरज जो है वो एक तारा है, ये प्रूव किया हुआ है साइंस ने, है ना, हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कहोगे कि सर यहां पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, तो याद रखना बच्चे, इज एम आर, अगर इंडिपेंडेंट तौर पर कहीं इज एम आर आता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंडिकेट करता है, और जो टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो टेंस रहेगा उस समय क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा मोहित इज हैप्पी, मोहित इज हैप्पी, तो जल्दी से बता देंगे मोहित इज हैप्पी कौन सा टेंस हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ इज आया है और कोई वर्ब नहीं आई, तो ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही इज अ प्लेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है जनरल फैक्ट। अब ये जनरल फैक्ट कौन होते हैं, ये होती है हमारी प्रोवर्ब्स, कहावतें। कहावतें बनाई कैसे जाती हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस से बनती हैं, ये साइंस वगैरह प्रूव नहीं करता, ये सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं फ्रेम कर देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, अब एकता में बल है, साइंस ने प्रूव नहीं किया, ये हम लोगों ने बहुत सिचुएशंस में देखा। आपने किसान वाली वो एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसके 4 लड़के थे, है ना, तो उसने 4 स्टिक्स एक साथ रखी और कहा तोड़ो तो नहीं टूट रहा था। कहने का मतलब जब आप काफी सारे लोगों के साथ होते हो तो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं ना, और जब अकेले होते हैं तो थोड़ा सा कमजोर फील करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, जैसे स्कूल टाइम में आप लोगों की लड़ाई वड़ाई हो जाती होगी, तो अकेला लड़का है, अभी रुक तू बस मैं 2 घंटे में आया, 2 घंटे के बाद वो एनर्जी कहां से आएगी उसके पास, क्योंकि उसके साथ साथ 6-7 लौंडे आ जाएंगे, है ना, तो वो एनर्जी आ जाएगी, उसमें वो स्ट्रांग फील करेगा। अभी वो वहां से निकल रहा है, क्यों, क्योंकि कमजोर फील कर रहा है। तो इसीलिए यूनियन स्ट्रेंथ, ये कहावत है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये थिकर है बच्चे, इसकी स्पेलिंग ठीक करना। ब्लड इज थिकर देन वाटर का मतलब क्या है, अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं, ठीक है ना। तो जो अपने होते हैं, जैसे अगर आप मानकर चले अमेरिका में चले जाएं, आप किसी भारतीय को देख मात्र लोगे ना तो आपको अच्छा अच्छा फील होगा, क्योंकि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो शायद एक भारतीय आपकी जितनी हेल्प कर दे इतना कोई और ना करे, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें अपनी फैमिली की, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, जितनी हेल्प वो आपके कर देंगे बाकी और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कहावत है, ये भी हमारे एक्सपीरियंस से पता लगी। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, आपने पढ़ी होगी, जहां चाह वहां रहा, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सारी की सारी कहावतें, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। आगे बढ़ते हैं परमानेंट फैक्ट्स। परमानेंट फैक्ट वो होते हैं जो बहुत लंबे समय से एज इट इज हो, अभी भी एज इट इज हो और आगे चलकर भी एज इट इज रहे, ठीक है। जैसे मैंने कहा अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, मुझे बताओ 1000 साल पहले 5 होती थी क्या, नहीं 4 ही होती थी, या आने वाले 1000 सालों में 6 हो जाएंगी क्या, नहीं 4 ही रहेंगी। तो ये परमानेंट फैक्ट है जो हमेशा एज इट इज रहेगा। तो अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, अच्छा लिखा ही नहीं, √3/4 a स्क्वायर, है ना। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 बाय, बाकी आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा भाई। इंग्लिश का टीचर इतना तो अच्छा सही है, और खैर हम लोग इंग्लिश के टीचर हैं भाई, कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यही है, सर ने बताया, गौरव सर ने भी। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, बहुत सालों से है, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बैंक रह जाएगा, यमुना जी की तो हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, बट फिर भी कहा ऐसा ही जाएगा कि यमुना के किनारे ही है, ठीक है ना। भले ही पानी सूख जाए बट कहा ऐसा ही जाएगा। तो ये भी अपने आप में, जैसे मैंने कहा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली है वो भारत की कैपिटल है 1912 से, एज इट इज है 12 या 13 से ना, और आज भी है और आने वाले काफी समय तक रहने वाली भी। हालांकि हो सकता है कोई पार्टी आए और उसको चेंज करके कहीं और ले जाए, वो एक अलग चीज है, बट काफी लंबे समय से है और आज भी है, तो वो परमानेंट फैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसीलिए इज लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फिर फटाफट से देखेंगे भाई, देखो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या फिर लाइव कमेंट्री को भी हम लोग किस में रख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके पीछे एक लॉजिक है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने का एक लॉजिक है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर बात तो पास्ट की हो गई बट फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं। तो देखिए इसका एक छोटा सा रीजन है, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, है ना, न्यूज़पेपर लेकर कुछ बच्चे भाग रहे होते हैं, क्या बोलते हैं,
आज की ताजा खबर। तो मुझे बताओ, क्या उस न्यूज़पेपर में ताजा खबर छपी हुई है? नहीं, है तो खबर कल की, बट रीडर को एक्साइट करने के लिए कि उसको यह लगे कि बिल्कुल तरोताजा, एकदम बिल्कुल ताजा खबर आई है ना, आपके पास। इसीलिए थोड़ा सा रीडर एक्साइट फील करे, अच्छा फील करे कि बिल्कुल ताजा खबर उसको पढ़ने को मिल रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने का रीजन यही है, ठीक है। जैसे इंडिया ने कल वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है। अब मैं एक न्यूज़पेपर हूं, मेरी इच्छा है मैं पास में लिखूं, बिल्कुल करेक्ट है। एक दूसरा न्यूज़पेपर है, वो प्रेजेंट में लिखना चाहता है, उसकी इच्छा है। बट आमतौर पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि रीडर को थोड़ा सा अच्छा लगे कि ताजा खबर आ रही है। और सेम यही कंडीशन है लाइव कमेंट्री पर। आपने सुना भी होगा, बिल्कुल मैच का आपको आंखों देखा हाल बताया जा रहा है। आंखों देखा हाल की जैसे आंख देख रही हैं, साथ के साथ आपको बताया जा रहा है कि कहने का मतलब कोई पास्ट में नहीं, बिल्कुल साथ साथ आपको बताया जा रहा है। ये भी क्या है, जो आपके लिसनर्स हैं उनको एक्साइट करने के लिए, कि उनको अच्छा लगे। तो सिर्फ अच्छा लगने के लिए, उनको फील कराने के लिए कि बिल्कुल नई चीजें देख रहे हैं या फिर नई खबर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साइंस द न्यूक्लियर डील। हालांकि मानकर चलो उन्होंने जो डील थी वो यस्टरडे, कल को साइन की, ठीक है ना, बट न्यूज़पेपर तो आपको अगले दिन दिखाएगा, हेडलाइन है आपकी, तो फिर कौन सा टेंस लिख सकता है? साइंस। हो सकता है कोई न्यूज़पेपर ऐसा भी लिख दे, प्राइम मिनिस्टर मोदी साइंड द न्यूक्लियर डील, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विराट कोहली कैचेस द बॉल एंड थ्रोज इट टू द स्टंप्स। विराट कोहली ने बॉल को पकड़ा और स्टंप्स पे थ्रो करा। ये सारा काम उसने कर दिया, उसके बाद कमेंटेटर बोलेगा, बट फिर भी किसको किस में रख सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंडिया विन द वर्ल्ड कप। अब देखो ये दिक्कत आती है कई बार। इंडिया इज या आर डेवलप्ड कंट्री। हालांकि डेवलपिंग है, बट हमारे हाथ में था, फिलहाल हमने डेवलप बना दिया उसको, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देखेंगे, इंडिया के बाद इज आएगा या आर आएगा? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ये वाला, इसके थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको। इंडिया क्योंकि कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन बच्चे हमेशा सिंगुलर हुआ करते हैं, इसीलिए आने वाली वर्ब क्या रहेगी? इज। बट अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, इंडिया विन दी वर्ल्ड कप, अगर इंडिया सिंगुलर होता है ना, अगर इंडिया सिंगुलर होता तो यहां पर क्या आना चाहिए था बच्चे? विंस। बट अगर मैं यहां पर विंस का यूज कर दूंगा तो गलत हो जाएगा इस सेंटेंस में, क्योंकि यहां पर इंडिया की जो बात हो रही है ना, वो इंडिया देश को नहीं दिखा रहा, इंडिया एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीम। तो याद रखना, जब भी कभी कोई कंट्री को रिप्रेजेंट करे तो फिर वो सिंगुलर होगी। बट अगर वही कंट्री का नाम एक टीम को रिप्रेजेंट करे, जैसे कल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत टीम ने, कहते ना भारतीय टीम ने ये श्रृंखला जीत ली। तो बेसिकली इंडिया का मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो 11 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में खेल रहे थे उन्होंने जीत लिया। तो बेसिकली जब भी कभी कोई कंट्री का नाम किसी टीम को रिप्रेजेंट करेगा तो वो फिर हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल। इसीलिए यहां पर विंस ना करके विन ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। अब क्या है? प्लान्ड फ्यूचर एक्शन का मतलब होता है जो फ्यूचर के लिए प्लान कर दिया हो आप लोगों ने और वो करना ही करना है, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लीविंग फॉर न्यूयॉर्क, ये भी करेक्ट है। और विल लीव, कहने का मतलब है फ्यूचर की बात आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी कर सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी कर सकते हो और फ्यूचर इंडेफिनिट से भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, आपने देखा होगा शादियों के कार्ड पे क्या लिखा रहता है? राहुल, रेखा, बीच में क्या लिखा रहता है? वेट्स, क्योंकि ये जो काम है वो फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। हालांकि इनकी बात आगे डिटेल में करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब सीखेंगे। फिलहाल याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो जो टेंस रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। जैसे ओपन द डोर, डू योर वर्क, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इन सभी के टेंसेस की अगर बात की जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। लास्ट आता है एक विविड नैरेटिव, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। विविड नैरेटिव कहने का मतलब है व्हेन अ पार्ट और इवेंट इज रिप्रेजेंटेड लाइव इन प्रेजेंट। कहने का मतलब मानकर चले आपके सामने मैं अकबर और बीरबल का रोल प्ले कराकर किसी को रिप्रेजेंट करा रहा हूं, ठीक है, और मैं बोलकर आपको सुनाऊंगा। दिस इज कॉल्ड विविड नैरेटिव, सजीव चित्रण जिसको हिंदी में बोल देंगे। जैसे कि रामलीला होती है,
रामलीला में क्या रहता है, पर्दे बंद रहते हैं, जैसे ही पर्दे ओपन होते हैं उससे पहले आपको एक पर्सन बोलकर बताता है कि रावण अपने दरबार में बैठा हुआ है, शूर्पणखा उसके पास आती है और आपको उसको अपनी सारी स्टोरी बताती है। तो ये जो सारा का सारा चीजें उसने नैरेटर ने बताया, किस सेंस में बताया, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमारे लिए तो फिलहाल जो व्यक्ति सामने बैठा वही रावण है। हालांकि रावण का समय तो बहुत पहले का था, बट किसी भी पास्ट के कैरेक्टर को जब हम लाइव फॉर्म में दिखा दें या अकबर और बीरबल के तौर पर दिखा दें, तो फिलहाल जो सामने हमारे व्यक्ति है वही अकबर है और वही बीरबल है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविड नैरेटिव। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान, शक्तिमान जब आता था तो 12 बजे आया करता था, मानकर चलो संडे को ना। अगले बार फिर अगले हफ्ते संडे को 12 बजे आता था। याद होगा आप लोगों को, जब अगले हफ्ते का एपिसोड आता था तो एक कॉर्नर में छोटी सी स्क्रीन बनकर क्या लिखा रहता था, रिकैप, है ना। और उस रिकैप में जो स्टोरी चलती थी वो पिछले हफ्ते वाली चलती थी, जल्दी जल्दी से, कि शक्तिमान घर के अंदर जाता है, गीता विश्वास को बेहोश पाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है ना, सब में ती लग रहा है ना, आमतौर पर ऐसे ही रिप्रेजेंट। तो बेसिकली जो ये इवेंट हुआ था, ये कब हुआ था, पिछले हफ्ते पास्ट का, बट आपको छोटी सी स्क्रीन में लाइव फॉर्म में दिखा दिया। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, विविड नैरेटिव। ठीक है, और इसमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा गलती इसलिए होती है क्योंकि देखो, जैसे अकबर का नाम दिखेगा आपको तुरंत माइंड में आएगा पास्ट, बच्चे प्रेजेंट भी हो सकता है। अकबर ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमी। मानकर चले हमारे सामने शो चल रहा है और अकबर अपनी तलवार निकालता है और दुश्मनों पर अटैक करता है, तो ये इसको विविड नैरेटिव के तौर पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना। राम वॉन्ट्स रावण बिफोर द बैटल। अब रामायण की बात बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, बट फिर भी राम जो है रावण को वॉर्न करते हैं बैटल से पहले। रामायण में आप अक्सर इस तरह से देखते होंगे। तो इस तरह के केसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जा सकते हैं, इसमें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कब कब यूज हो सकता है। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कब कब यूज होगा, रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर एक्शन, डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन। ऐसे केसेस में हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो रट मत लेना, बट फिर भी माइंड में जरूर रखना कि ये शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा बात अगर हम करें तो साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, जनरल फैक्ट हमारे, परमानेंट फैक्ट सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या फिर लाइव कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाती है। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात अगर हम करें तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इस तरह की बात की जाती है, आगे चलकर इनको समझेंगे और डिटेल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। विविड नैरेटिव अभी हम लोगों ने समझा। तो ये सारे के सारे बच्चे केसेस हैं जहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। ठीक है ना। बाकी फिर आगे के टेंसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।